नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, सीओपीडी। सीओपीडी जो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है जिसकी फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये ना कह के इसकी दूसरा नाम भी है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी की जगह क्या बोल दिया, लंग डिजीज बोल दिया। ये नहीं तो क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। ये इसके अंदर क्या होता है, जो एयर पासेज है, जो विंड पाइप है, उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यानी कि एक विंड पाइप नॉर्मली इस प्रकार की है तो सीओपीडी के अंदर क्या होगा कि वो नैरो हो जाएगी, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा किसी भी रुकावट के कारण। बात करें, इसके अंदर दो डिजीज शामिल होती हैं। सीओपीडी के अंदर दो डिजीज आती हैं, लेकिन ये डिजीज क्या कॉज करती हैं, क्या कॉज करती हैं, इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने बताया कि क्या करते हैं, इसके अंदर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, जो अस्थमा होता है, अस्थमा के अंदर क्या होता है, अस्थमा के अंदर रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम उसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स जैसे कि अभी उसको डिजीज है, उसका रिवर्स क्या हुआ, पहले वाली नॉर्मल कंडीशन के अंदर कर सकते हैं, वो ठीक हो सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब होता है परमानेंट चेंजेस आएंगे इसके अंदर। एक बार एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा, मेडिसिन से उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके अंदर परमानेंट यानी कि इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। सीओपीडी है, इसके अंदर दो डिजीज आती हैं। कौन सी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन और एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नाम ही खुद में अपने डेफिनेशन बता रहा है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसके अंदर क्या हुआ, क्रॉनिक है, एक्यूट कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, महीने के लिए, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई होती है उसका इन्फ्लामेशन होता है क्रॉनिक, लंबे समय के लिए, जो कि लीड करता है क्या क्या होगा इसके अंदर, क्रॉनिक कफ होगा, साथ में स्पुटम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। पेशेंट को लंबे समय तक खांसी रहेगी, साथ में बलगम भी देखने को मिलेगा। क्रॉनिक कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन, ऐसा क्या देखने को, कब तक देखने को मिलता है, 3 मंथ इन ए ईयर, एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर पेशेंट को 3 महीने तक क्या देखने को मिलेगी, क्रॉनिक कफ और स्पुटम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और ऐसा 2 साल तक चलता है, कंटिन्यू फॉर 2 ईयर्स। तो इसके अंदर क्या है, फिर से देखते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, इसका ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई के आगे लगा है आइटिस, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई जो कि लीड करता है, इसके अंदर क्या होगा, क्रॉनिक कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। कितने समय के लिए, 3 महीने के लिए, एक साल के अंदर 3 महीने तक उसको क्रॉनिक कफ और स्पुटम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और ऐसा 2 साल तक देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर। ये तो हुआ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसीमा के अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर जो एयर स्पेस है, एलियोलाई है, उनका क्या होता है, डिस्टेंशन हो जाता है। अब नॉर्मल तो अलग तरह से, लेकिन वो अब नॉर्मल हो जाती है ना। क्या होता है इसके अंदर, अब नॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ एयर स्पेस बियॉन्ड द, किसके आगे का, टर्मिनल ब्रोंकियल्स के आगे का। टर्मिनल ब्रोंकियल्स के आगे के कौन से पार्ट आते हैं, वो देखूं तो क्या आते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद में आते हैं आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, फिर आते हैं एलियोलार डक्ट, फिर आती है एलियोलाई एलियोलार डक्ट, फिर आती है एलियोलार सेक, और उसके बाद में आती है एलियोलाई। इन्हीं को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, जिनके अंदर गैसेज का एक्सचेंज इन्हीं के अंदर होता है। इनके अंदर क्या होगा, टर्मिनल ब्रोंकियल्स के अंदर ये आते हैं। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, एलियोलार डक्ट, एलियोलार सेक और एलियोलाई, इनके अंदर क्या होगा, अब नॉर्मल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा इसके अंदर।
एंड साथ में जो एल्वियोलार वॉल होगी उसके क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, वो टूटने लग जाएगी। तो एम्फाइसीमा के अंदर यही होता है। आगे हम बात करें कि इसकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी, वो की पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होगा कि वहां पर गॉबलेट सेल के नंबर जो होंगे वो बढ़ेंगे। गॉबलेट सेल क्या कराते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन कराते हैं। तो अगर ज्यादा गॉबलेट सेल हुई तो आप ही बताइए म्यूकस का प्रोडक्शन क्या बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और ज्यादा म्यूकस सिक्रीशन होने कारण एयरवे के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यही है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है, क्वेश्चन में नाम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ क्रोनिक अदर नेम ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज ब्लू ब्लोइटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ब्लू ब्लोइटर के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब बात करें एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी की। एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो रहा था कि अब नॉर्मल डिस्टेंशन हो रहा था एयर स्पेस का, और डिस्ट्रक्शन हो रहा था जो एल्वियोलार वॉल होती है, जो एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, अंदर की जो दीवार होती है उसका वो टूट रही थी, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे डैमेज होंगे इलास्टिक टिश्यू, जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो बांध के रखते हैं, है ना, वो क्या होंगे, डैमेज होंगे। जैसे ही डैमेज हुआ तो क्या होगा, परमानेंट वो क्या हो गई, फैल गया, परमानेंट डिस्टेंशन हो जाएगा। यही इसके अंदर होता है। एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो रहा था, परमानेंट डिस्टेंशन होता है एयर स्पेस का। ये हो गई एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होता है इसके अंदर बुल्लाई का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बुल्लाई का। बुल्लाई किसको बोलते हैं, जो इसके अंदर जो एयर स्पेस का अब नॉर्मल डायलेशन हो रहा है उसको, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो गैसेस एक्सचेंज के अंदर, CO2 और ऑक्सीजन को गैस एक्सचेंज नहीं कर रहा हो, और उस एरिया का अब नॉर्मल डिस्टेंशन हो गया हो, उसी को बोलते हैं बुल्लाई। क्या, अब नॉर्मल डिस्टेंडेड एयर स्पेस दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, जो कि गैस एक्सचेंज नहीं करा रहा हो और उसका अब नॉर्मली डिस्टेंशन हो गया हो, उसको बोलते हैं बुल्लाई। क्वेश्चन आता है बुल्लाई का फॉर्मेशन कहां पे होता है, एम्फाइसीमा के अंदर होता है। वहीं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज ब्लू ब्लोइटर, जबकि एम्फाइसीमा को किस नाम से जानते हैं, पिंक पफर के नाम से जानते हैं। अब एम्फाइसीमा के टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में बात करें मागी, तो एम्फाइसीमा जो होता है इसके दो टाइप होते हैं। कौन से, एक तो होता है पैन लोबुलार या फिर पैन एकिनार, एक होता है सेंट्री लोबुलार या फिर सेंट्री एकिनार। दो ही नाम में डिफरेंस है, इधर पैन इधर सेंट्री, बाकी सभी सेम है, लोबुलार इधर एकिनार जुड़ा हुआ है। तो दो टाइप होते हैं, पैन लोबुलार या फिर बोल दो पैन एकिनार। सेकेंड टाइप होता है सेंट्री लोबुलार या फिर सेंट्री एकिनार। बात करें सबसे पहले पैन लोबुलार की या फिर पैन एकिनार की, तो इसके अंदर क्या होगा कि डिस्टेंशन होगा किसके अंदर, वो होगा डिस्टल एयर स्पेस के अंदर, नीचे की तरफ डिस्टली, और डिस्टली आता है एल्वियोलार, नीचे की तरफ आता है क्या, एल्वियोलार डक्ट। ये एल्वियोलार डक्ट हो गई, एल्वियोलार सेक और एल्वियोलाई, इनके अंदर वो होता है डिस्टल एयर स्पेस के अंदर डिस्टेंशन होता है, और डिस्टल एयर स्पेस के अंदर आता है एल्वियोलार डक्ट और एल्वियोलाई आती है। ये जो मेनली जो पैन लोबुलर या फिर पैन एकिनार जो टाइप है एम्फाइसीमा, ये जो होता है वो अपर लोब के अंदर होता है, लंग्स के अपर लोब के अंदर देखने को मिलता है। जबकि तुलना करें तो ये लीस्ट कॉमन टाइप होता है। अगर वो पूछे कि लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा, देन आंसर विल बी क्या होगा, वो होगा पैन लोबुलर या फिर पैन एकिनार। वही बात करें सेंट्री लोबुलर या फिर सेंट्री एकिनार की, तो नाम से पता चल रहा है सेंट्री का मतलब सेंट्रल, तो डिस्टेंशन होगा फिर कौन से, सेंट्रल एयर स्पेस के अंदर डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। सेंट्रल एयर स्पेस के अंदर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकल जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जो ये सेंट्रल लोबुलर या फिर सेंट्री एकिनार होता है, ये लोअर लोब के अंदर देखने को मिलता है।
जो पैन लोबुलर होता है वो तो अपर लोब के अंदर होता है, जबकि सेंट्री लोबुलर लोअर लोब के अंदर होता है। पैन लोबुलर लिस्ट कॉमन टाइप है एम्फाइसीमा का, जबकि सेंट्री लोबुलर या फिर सेंट्री एक्टिनार जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है। क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा, देन आंसर विल बी क्या होगा, वो होगा सेंट्री लोबुलर या फिर सेंट्री एक्टिनार। ये हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा पढ़ लिया यहां तक। अब फिर से सीओपीडी पे चले, तो सीओपीडी की बात करें रिस्क फैक्टर की, तो जो सीओपीडी जो होता है इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है होने का वो होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग लीड करता है सीओपीडी को, जबकि अस्थमा जो होता है वो मोस्ट कॉमनली एलर्जी के कारण होता है। किसी से भी एलर्जी, डस्ट से हो गई, स्मोक से हो गई, है ना, एनिमल डेंडर, पोल्यूटेड एयर, इन सभी के कारण होता है अस्थमा तो। लेकिन सीओपीडी का जो मेन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो स्मोकिंग होता है। अब कुछ कहेंगे कि सर कुछ तो ऐसे भी पेशेंट हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो मैं बता दूं कि पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो मोस्ट डेंजरस होती है, मोर डेंजर होती है देन द एक्टिव स्मोकिंग की तुलना में। यानी कि मेरे पास वाला स्मोकिंग कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो उससे ज्यादा हार्म मुझे होगा। पैसिव मेरे अंदर जा रही है, उससे मुझे ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके अलावा अगर एक्सपोजर होता है पोल्यूटेड एयर और ऑक्यूपेशनल डस्ट से, इनसे भी हो सकता है। लेकिन एक एंजाइम होता है जो लीवर सिक्रेट करता है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम होता है इसको लीवर सिक्रेट करता है, और ये एंजाइम किसको प्रिवेंट करता है, ये हेल्प करता है किसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। किसके अंदर, किसके डिस्ट्रक्शन के अंदर प्रिवेंट करता है, इलास्टिक टिश्यू और इलास्टिक एंजाइम के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है। और मैंने बताया तो एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बताया कि एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता था, डैमेज हो रहे थे क्या, इलास्टिक टिश्यू, और जिसके कारण परमानेंट डिस्टेंशन होता था। तो ये एंजाइम क्या कराता है, उसी को प्रिवेंट कराता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो उस कारण से भी सीओपीडी के अंदर एम्फाइसीमा हो सकता है। ये एंजाइम कौन सा सिक्रेट, कहां से सिक्रेट होता है, लीवर से सिक्रेट होता है। ये हो गया इसके रिस्क फैक्टर की। आगे बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की देख के बात करें अगर अस्थमा की, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्रोनिक कफ देखने को मिलेगा, लंबे समय तक खांसी देखने को मिलेगी, साथ में स्पुटम देखने को मिलता है, स्पुटम प्रोडक्शन। याद रखना कि जो सीओपीडी होती है उसके अंदर स्पुटम का प्रोडक्शन होता है, साथ में बलगम होता है, यानी कि सूखी खांसी नहीं आती। लेकिन जो अस्थमा होता है उसके अंदर ड्राई कफ देखने को मिलता है, सूखी खांसी आती है पेशेंट को, वहां पे स्पुटम एब्सेंट होता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर पेशेंट को डिस्टेंशन हो रहा है तो उसको डिफिकल्टी होगी सांस लेने के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं डिस्पनिया देखने में। डिस्पनिया बोले तो डिफिकल्टी इन उसमें रेस्पिरेशन के अंदर डिस्पनिया होगा तो पेशेंट को डिफिकल्टी होगी, तो वो खाना नहीं खा पाएगा, जिससे क्या होगा, उसको वीकनेस भी देखने को मिलेगी उस पेशेंट के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जिसको क्या बोलते हैं पर हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आता है कि हाइपर कैपनिया किसके अंदर देखने को मिलता है, ऑप्शन देते सीओपीडी अस्थमा, तो वो देखने को मिलेगा सीओपीडी के अंदर। हाइपर कैपनिया का मतलब इंक्रीज CO2 का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही डिस्टेंशन अब नॉर्मली होगा तो क्या होगा, जो CO2 होगी वो अंदर ही रह पाएगी, है ना, बाहर नहीं निकल पाएगी, और O2 रिटेन नहीं कर पाएगा, जिससे CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, O2 का लेवल कम हो जाएगा, जिस कारण से हम बोलते हैं हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है सीओपीडी का, नाम है जिसका क्या, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। बैरल चेस्ट, जो बैरल चेस्ट होता है ये क्लासिकल सिम्टम तो जो होता है वो एम्फाइसीमा के अंदर देखने को मिलता है स्पेशली। इसके अंदर क्या होता है, बैरल चेस्ट के अंदर जो एपी डायमीटर होता है चेस्ट का, एपी डायमीटर और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं दोनों।
एपी डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होगा, बैरल की शेप का चेस्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि बैरल चेस्ट किसके अंदर देखने मिलती है, वो सीओपीडी के अंदर देखने मिलती है। सीओपीडी नहीं है ऑप्शन में तो एम्फाइसीमा ऑप्शन, क्योंकि ये क्लासिकली एम्फाइसीमा के अंदर देखने मिलती है। ये होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या क्या करेंगे इसको डायग्नोस करने के लिए। डायग्नोसिस के अंदर वही सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन करने पे क्या देखने को मिलेगा, बैरल शेप की चेस्ट देखने को मिलेगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने को क्या देखने को मिलेगा, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम इसके अंदर चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट का एक्सरे करने पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हाइपर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। लंग्स के अंदर जो लंग्स हैं उनके अंदर वो इन्फ्लाम्ड मिलेंगे, बहुत ज्यादा सूजन मिलेगी उनके अंदर। साथ में जो डायफ्राम होता है वो या तो फ्लैट मिलेगा या फिर डिप्रेस्ड डायफ्राम देखने को मिलता है चेस्ट एक्सरे के ऊपर सीओपीडी के अंदर। तो क्या देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लामेशन, एंड कंजेशन इन लंग्स। साथ में डायफ्राम होंगे, वो कैसे देखने को मिलेंगे, फ्लैट या फिर डिप्रेस्ड डायफ्राम देखने को मिलते हैं। डायफ्राम होती है, ये क्या होती है, मैन मसल होती है रेस्पिरेशन की, मैन मसल होती है रेस्पिरेशन की डायफ्राम। तो चेस्ट एक्सरे करने पे अपने को लंग्स के अंदर हाइपर इन्फ्लामेशन और कंजेशन देखने को मिलेगा, है ना। वो क्या होगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लाम्ड होंगे, उनके अंदर सूजन देखने को मिलेगी, साथ में बहुत ज्यादा म्यूकस से वो कंजेस्टेड रहेंगे, भरे हुए मिलेंगे। और डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम या तो फ्लैट मिलेगा एकदम या फिर डिप्रेस्ड नीचे की तरफ धसा हुआ मिलेगा, डायफ्राम देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि लंग्स जैसे ही इन्फ्लाम्ड होंगे, बहुत ज्यादा सूजन होगी तो क्या होंगे, ये डिप्रेस्ड कर देंगे, डायफ्राम को ऊपर से प्रेशर डाल के नीचे की तरफ धकेल देंगे, जिसके कारण डिप्रेस्ड डायफ्राम देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें अपन तो हम चेस्ट एक्सरे के अलावा और क्या करेंगे, इसका जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है वो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर अपने को कंफर्म करना है सीओपीडी के बारे में तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, पीएफटी। अब पीएफटी करने पे अपने को सीओपीडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, साथ में जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ये दोनों बढ़ी हुई मिलेंगी। ये चीज याद रखना। क्या देखने को मिलेगा सीओपीडी केस के अंदर, जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं तो वहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम साथ में टोटल लंग कैपेसिटी अपने को बढ़ी हुई मिलेंगी। अब देखो किस तरह रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है ये नहीं बता रहा। रेजिडुअल वॉल्यूम होती है जो हम क्या एक फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद में, जो फोर्सफुली मैं एक्सपायर कर रहा हूं वॉल्यूम को, एयर को, है ना, बाहर की तरफ धकेल रहा हूं, उसके बाद में जो लंग्स के अंदर जो एयर की जो वॉल्यूम बच गई उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद में जो लंग्स के अंदर एयर की जो वॉल्यूम बच जाती है उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो होती है 1200 ml और टोटल लंग कैपेसिटी होती है 1000 ml। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आते हैं कौन से टाइडल वॉल्यूम, साथ में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी बोलेंगे जिसको, इसके अलावा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जो हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान
कर रहे हैं, इस दौरान जो वॉल्यूम होती है एयर की नॉर्मली जो लंग्स के अंदर होती है वही होती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगी कि अगर मैं फोर्सफुली क्या करूं, इंस्पिरेट करूं ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा टाइडल वॉल्यूम के बाद में, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है पेशेंट की, एक सॉरी आदमी की, तो 500 ml होती है। नॉर्मली जो अपन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं उस दौरान जो एयर लेते हैं उसकी जो वॉल्यूम होती है वही होती है टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम की जो अमाउंट होती है वो होती है सिर्फ 500 ml होती है। वहीं अब बात करें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, तो जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली इंस्पिरेट करते हैं, है ना, बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज करते हैं, ये मैंने क्या किया, फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया टाइडल वॉल्यूम के बाद में, तो जो फोर्सफुली जो इंस्पिरेशन किया है उसके अंदर नॉर्मल एक तो टाइडल वॉल्यूम चली गई। अब जो टाइडल वॉल्यूम के बाद की जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम गई है उसी को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 3300 ml। उसके बाद में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है जो मैं फोर्सफुली एक्सपिरेशन करता हूं, ये है ना, उसके जो ये वॉल्यूम नहीं होती है उसी को हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि टाइडल वॉल्यूम के बाद में मैं कितना फोर्सफुली बाहर वॉल्यूम एयर निकालता हूं उसी को कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होती है 1000 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम होती है कि जो फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद में उसके बाद में भी जो वॉल्यूम बच जाती है लंग्स के अंदर उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो होती है 1200 ml। और इन सब चारों को मिला के बोलते हैं अपन टोटल लंग कैपेसिटी, और टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6000 ml। जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 6000 ml, ये होता है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करेंगे, है ना, ब्लड टेस्ट करेंगे, और ब्लड टेस्ट के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा। पॉलीसाइथीमिया यानी कि जो आरबीसी होंगे उनका नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा, और ये किसके कारण देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया होने के कारण, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी वो नई आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। आरबीसी के साथ में आपको पता कि ऑक्सीजन बाइंड होकर आता है ताकि वो ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके, इसीलिए इसके अंदर पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा सीओपीडी के अंदर। एबीजी एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा और याद रखना, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम का किसी भी डिजीज का नाम दे दे, सभी के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये हो गया डायग्नोसिस। अब मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट को उसको एडवाइस देंगे कि वो स्मोकिंग को वो अवॉइड करे, क्योंकि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है सीओपीडी का वो क्या था, स्मोकिंग था। तो सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर को दूर करेंगे, उसके लिए पेशेंट को एडवाइस देंगे कि स्मोकिंग को अवॉइड करना है। बात करें आगे मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है सीओपीडी की वो ब्रोंकोडायलेटर होती है। इसके देखो सीओपीडी चाहे अस्थमा हो, क्या होता है, दोनों के अंदर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है। इसके लिए हम क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर। जो ब्रोंको एयरवे के अंदर किसका, ब्रोंक्यूल्स का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, तो हम उसको डायलेट करने के लिए क्या नाम देंगे उस ड्रग का, ब्रोंकोडायलेटर। जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट करके रखती है, उनको अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने देती, तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे जो कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। ब्रोंकोडायलेटर 3 टाइप की होते हैं, बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इसके अलावा मिथाइलजेंथिन और एंटीकोलिनर्जिक। बीटा 2 एड्रेनर्जिक के एग्जांपल हैं साल्बुटामोल, सालमेट्रोल, अल्ब्यूटेरॉल, लावाल्ब्यूटेरॉल, पिरब्यूटेरॉल, टर्ब्यूटेलिन, ये सभी इसके एग्जांपल हैं बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के। बात करें मिथाइलजेंथिन की, तो मिथाइलजेंथिन के एग्जांपल हैं एमाइनोफाइलिन और थियोफाइलिन। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक की एग्जांपल हैं कौन से, तो वो हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। सबसे पहले तो हम
ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। उसके बाद में हम देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के भी अलग रूट होते देने के, इनहेल फॉर्म में ओरल देना है या फिर आईवी रूट से देना है। इनहेल्ड के एग्जाम्पल होते हैं बुडेसोनाइड और बेक्लामेथोसोन। ओरल के एग्जाम्पल होते हैं कौन से, तो ओरल के होते हैं प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन। इसके अलावा आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एग्जाम्पल हैं, वो हैं हाइड्रोकोर्टिसोन, इसके अलावा बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। बात करें आगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं वो हम अब देखने वाले हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे अपन, सबसे एक तो बुल्लेक्टोमी सर्जरी करेंगे। मैंने बताया था कि जो एम्फाइसीमा है उसके अंदर बुल्लाई का फॉर्मेशन होता है। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूव करना उसको, तो हम जो बुल्लाई का फॉर्मेशन हो रहे हैं उनको रिमूव करेंगे, उसको बोलते हैं बुल्लेक्टोमी। जो बुल्लेक्टोमी होती है ये एक पैलेटिव सर्जरी होती है। पैलेटिव सर्जरी का मतलब है कि सिम्टोमेटिक सर्जरी। इसके अंदर जो पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाने वाली को बोलते हैं पैलेटिव सर्जरी। तो बुलेक्टोमी करेंगे, इसके अलावा दूसरी सर्जरी करेंगे लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इसके अंदर क्या करेंगे कि जो लंग्स जो अफेक्ट हो रहा है, जो डिजीज लंग है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये तो तीसरी सर्जरी करते हैं टोटल लंग ट्रांसप्लांटेशन। सॉरी, इसको ऐसे लिख दो कि लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि CO2 एयर स्पेस ज्यादा होने के कारण, डिस्टेंडेड होने के कारण क्या होगा, CO2 अंदर रह रही थी, ऑक्सीजन रिटेन नहीं कर पा रहा था पेशेंट, CO2 बाहर नहीं जा पा रही थी, इस कारण से उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, CO2 का लेवल बढ़ रहा था। तो सबसे पहले पेशेंट को हम क्या देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। और किस रेट से प्रोवाइड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। डिलीवर O2 एट द रेट ऑफ, किस रेट से, 1 से 2 लीटर पर मिनट। और किससे, वेंचुरी मास्क से, वेंचुरी मास्क से देंगे। इसके अलावा उसका O2 सैचुरेशन मेंटेन करना है किस लेवल तक, पेशेंट का जो O2 सैचुरेशन है वो मेंटेन करेंगे अपन 88 से 93%। नॉर्मली O2 सैचुरेशन कितना होता है, 95 से 100% होता है, लेकिन COPD वाले का हम मेंटेन करेंगे 88 से 93% तक, क्योंकि जो लो O2 होता है, लो ऑक्सीजन लेवल होता है, वो क्या करता है, वो एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करता है। क्वेश्चन आता है कि बताओ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन होता है, ऑक्सीजन या CO2 या फिर लो O2 या फिर लो CO2। आंसर जाएगा लो ऑक्सीजन लेवल हमेशा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करेगा, पेशेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएगा खुद। इसके अलावा बात करें पोजीशन की कि रेस्पिरेटरी की कौन सी पोजीशन देंगे, याद रखना रेस्पिरेटरी सिस्टम की चाहे कौन सी भी डिजीज हो, सभी के अंदर एक ही पोजीशन देते हैं जिसका नाम होता है ऑर्थोपेनिक या फिर कार्डियक पोजीशन। और ये ऑप्शन में नहीं हो तो हम इसके अलावा फाउलर्स पोजीशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी, क्वेश्चन आता है कि बताओ कंपोनेंट ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी के 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, वाइब्रेशन करते हैं इसके अंदर, वाइब्रेशन, परक्यूशन और पोस्चुरल ड्रेनेज। ये 3 कंपोनेंट होते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी के। इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो फर्स्ट रिलीफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे या फिर डायफ्रेगमेटिक या फिर एब्डोमिनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे
टू मेंटेन ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए, है ना। इसी के साथ में ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेज।